हेलो बच्चों, मैं आप सभी का एक बार K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में गुरप्रीत सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हम बच्चों टॉपिक देखेंगे, आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले तो बेटा हमें इस एलिवेशन का मीन हमें पता होना चाहिए। एलिवेशन का जो मीन होता है बेटा, एलिवेशन का जो मीन होता है वो होता है हमारा बढ़ा हुआ, बढ़ना, एक तरीके से मतलब एक तरीके से हमारा इंक्रीज होना, किसी चीज़ का बढ़ना। और बेटा बढ़ना क्या बढ़ेगा भी, क्या बॉइलिंग पॉइंट, क्या बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ेगा उसको बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमें ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक डालते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को अगर हम हीट करें और वो अपनी हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट नहीं, हमें इस तरीके से कह सकते हैं कि मान के चलिए जैसे हमने ये एक बीकर ले लिया, ठीक है, इस बीकर को हमने हीट करा, ठीक, तो हीट करा तो इसके अंदर तो वाटर है, इस वाटर की क्या बनेगी, वेपर्स बनेगी, कुछ ना कुछ वेपर्स बनेंगी। तो वो वेपर्स जो बनेंगी बाहर जाएंगी, और जो इन वेपर्स का जो वेपर्स बन रही हैं, जो इनका जो प्रेशर होगा, अगर बाहर के वातावरण के बाहर जो इस बीकर से जो बाहर, जिसको हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा हमारा, अगर जब उसके इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, उसके इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलते हैं कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जब ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाती है तब उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब ये इंक्रीज कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अगर हम इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, इट इज द टेम्परेचर which the vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric प्रेशर। जब हमारा इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है बाहर वाले वातावरण के अगर बराबर हो जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग। ये तो हुआ बेटा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसको मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझाया। अब ये इंक्रीज कैसे होगा, मतलब ये तो चलो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये तो मैंने इसकी यहाँ एक्सप्लेनेशन ये दे दिया हमें। अब ये इंक्रीज कैसे होगा, अब देखो इंक्रीज समझने की बात करें तो जैसे हम अगर और समझाने की कोशिश करूँ मैं, मान के चलिए मैंने एक ये बीकर ले लिया, इस बीकर के अंदर एक पानी होगा, ठीक है। अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मैं मानता हूँ कि T0B, बॉइलिंग पॉइंट को हम T0B से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितना होता है 100, कितना होता है वो 100 होता है। अब ये इंक्रीज कैसे होगा, जब हम इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स मिलाएंगे। नॉन वोलेटाइल्स कौन से होते हैं, मैंने पीछे भी पढ़ा रखा है आपको। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो होते हैं जिनकी वेपर्स नहीं बनती। तो जब हम इसको डालेंगे तो जो, अब मान के चलिए जो इसकी वेपर हैं, जो ये वेपर्स जो बन रही हैं, ये जो वेपर्स बन रही हैं ना, और जैसे हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स गिरेंगे तो ये जो वेपर्स हमारी बढ़ रही हैं ये कम हो जाएंगी, ये हमारी कम हो जाएंगी।
समझने की कोशिश करो। अब मान के चलो जैसे ये हमने इसको हीट तो कर रहे हैं हम, और हम चाय बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम, टी बना रहे हैं। अब हमने इसके अंदर शुगर गेर दिया, ठीक है, चाय पत्ती गेर दी, अदरक गेर दिया, इलायची गेर दी, तो क्या होगा, जो इसकी वेपर्स जो ऊपर उड़ रही होंगी वो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, वो नीचे बैठ जाएंगे। अब ये तो नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होगा बेटा, वो इंक्रीज हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब मान के चलिए ये बॉइल तो हो रहा था 100 पे, और उसके बाद जब हमारी चाय जो बन रही है, जो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स गिर दिए, जो इंक्रीज हुआ उसको बोलते हैं हम टीबी, इंक्रीज हुआ। पहले ये था, बाद में ये हुआ, तो बाद में कितना हो गया, ये 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 100 से ज़्यादा आएगा जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। कब, जब हम इस वाटर के अंदर नॉन वोलेटाइल, कौन से बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब हम इसके अंदर डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो जब हम इसका हम क्या देखते हैं, इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ पे थोड़े सा समझाने की कोशिश करूं कि ग्राफ पे मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो आप देखते हैं कि हम इसको किस चीज तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ। तो देखिए मैंने एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मैंने लाइन बनाई इस तरीके से, ठीक है, और इसको तो मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर, और इस वाली लाइन को मैं बोल रहा हूँ वेपर प्रेशर। ठीक, ये मेरे पास लाइन। अब ये वेपर प्रेशर जो है कब तक होगा, जब तक बाहर का जो वातावरण है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, जब वो इक्वल हो जाएंगे, वह हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम जो मेज़र करा गया है, हम कितना मेज़र करा गया है जो बाहर का जो वातावरण है, तो मैं मान के चलता हूँ, मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ डैश डैश तरीके से। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ जो लेट जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर है, मान के चलते हैं। अब हम क्या काम करते हैं बेटा, हम एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, प्योर बिल्कुल सॉल्वेंट। तो हमने एक ये लाइन खींच दी हमने प्योर सॉल्वेंट की, प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो यहाँ के टच होगा, यहाँ ऊपर हाईएस्ट। कब, जब अभी मैंने पीछे बताया था, जब ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ हम उसका बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लेंगे। ये तो टेम्परेचर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बढ़ेगा। यहाँ देखें तो यहाँ वेपर प्रेशर इस तरीके से इंक्रीज होगा हमारा, 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। तो जब ये यहाँ पहुँचा हाईएस्ट, तो हमने यहाँ का क्या काम किया, यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, भाई ये इसका यहाँ से लेके यहाँ ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक, ये बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, अभी हमने बताया था ये T0 भी आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर, ध्यान से समझो, देखो ये तो हमारा एक बीकर है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, ये हमारा बीकर है, इसके अंदर हमारा प्योर सॉल्वेंट है, क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसकी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रही होंगी, इसकी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रही होंगी। तो हम कब देखते हैं कि इंक्रीज कब तक हो रही होंगी, जब तक इसका वेपर प्रेशर और बाहर का वातावरण का जो वेपर प्रेशर है जब इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ हमें एक बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा जिसको हम T0B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये T0B तो हमें ये मिल गया। अब हम क्या काम करते हैं, जैसे ही हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल मिलाए होंगे, तो ये जो वेपर जो इंक्रीज हो रही है ये डिक्रीज हो गई, ये तो कम हो गई होंगी। और जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें मिलाए, तो मैं क्या देखता हूँ, ये जो वेपर वाला ग्राफ है, ये ऊपर जो जा रहा था ये नीचे हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। और ये कौन सा है,
ये है हमारा सॉल्यूशन वाला, ये हमारा सॉल्यूशन जो हमारी चाय बन के आई है, इसको बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये तो डिक्रीज हो गया। अब ये बढ़ेगा, अब ये बढ़ेगा, अब ये बढ़ते बढ़ते जब इसको हीट करते रहेंगे ये यहाँ तक हो जाएगा हमारा, यहाँ, ये यहाँ, तो ये हाईएस्ट। अब ये कब तक बॉयल होगा? जब तक ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमें यहाँ मिल गया एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं टीबी। अब मान के चलें कि अगर ये 100 है, अगर ये वाला मैं मान के चल रहा हूँ कि ये प्योर का, ये तो प्योर वाली लाइन, अगर ये प्योर का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट देखूँ, ये अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स बनने पे उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वो कितना हो जाएगा मेरा? 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कितना भी बढ़ सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, मतलब कुल मिला के डेल्टा टीबी की वैल्यू टी नॉट बी से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है सर कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर हम इसमें मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर तो घटेगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये बात समझो कि नॉन वोलेटाइल जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें मिलाए तो ये वेपर प्रेशर तो कम हो गए लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो अब हम इसको अगर लिखें, किस तरीके से हम लिखेंगे इसको वो देखते हैं हम, कि अगर सॉल्यूशन के अंदर अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसका जो वेपर प्रेशर है, वो तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा इंक्रीज होगा। ये ऐसा कि मैंने यहाँ इस डायग्राम में भी आपको समझा रखा अच्छी तरीके से। अब इसको लिखें, कुछ डेफिनेशंस में अगर लिखें, अगर इसको थ्योरी लैंग्वेज में लिखें तो किस तरीके से लिखें, मैं एक कोष्ट बना देता हूँ इस तरीके से। इस कोष्ट के ही अंदर लिखेंगे हम जो भी लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखते हैं हम? ब्लैक पेन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन ए नॉन वोलेटाइल solute added to pure solvent, जब हमने प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल मिलाए तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो क्या लिखेंगे? वेपर मतलब प्योर सॉल्वेंट its vapor pressure decreases and boiling point increases. This increased in boiling point is called elevation in boiling point। ये थोड़ी जगह में कम रह गई, इसको बोलेंगे हम elevation in boiling point। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट आया है हमारा, एलिवेशन मतलब ये क्या होता है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो हमारा डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा डिफरेंस आया है, इसको बोलेंगे हम डेल्टा टीबी। क्या बोलेंगे? डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी अगर मैं निकालूं, डेल्टा टीबी इक्वल टू बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घट जाएगी, मतलब टीबी माइनस टी नॉट बी, मतलब इस वाले में से इसको घटा देंगे तो इसका अंतर आ जाएगा, ठीक।
अब इसमें जो काम की बात है, अब काम की बात देख लेते हैं कि काम की बात क्या है। हम यहाँ एक स्टार लगा के लिखते हैं। स्टार लगा के हम क्या लिखेंगे वो देखते हैं। तो वेपर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी but lowering of vapor pressure in colligative property। कहने का मतलब ये है कि जो ये वेपर होती हैं, जो वेपर्स बन रही हैं, ये वेपर्स जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये लोअरिंग क्या होता है? लोअरिंग का मतलब होता है जो इनका जो अंतर है ना डेल्टा टीबी, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो इनका अंतर जो आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसका हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डाटा देखें कि डेल्टा टीबी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठें, हर एक चीज़ को नोट करें, बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, देखते हैं अगले। अगर मैं इसका एक एक्सपेरिमेंटल डाटा देखें, एक्सपेरिमेंट जब हमने इस पर किया तो हम क्या देख पाते हैं बेटा कि ये डेल्टा टीबी जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है छोटे एम के, और छोटे एम को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम करते हैं मोलेलिटी से। ठीक, और डेल्टा टीबी को हटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाकर हम इक्वल कर देते हैं इसको के बी के और इंटू छोटा एम। अगर मैं के बी की बात करूं तो के बी होता है मेरा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग हो सकती है। अगर दूसरी बात करें और में, तो इसको हम बोलते हैं मोलल, ये बोलने में थोड़ा अजीब सा है, इब्लियोस्कोपिक, बच्चों से बोला नहीं जाता है, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, हमें भी होती है। तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो अगर या तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दे दे, या मोलल इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट दे दे, बात एक ही है, दोनों को हम के बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा टी बी इक्वल टू कितना है, के बी। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं, किसको, मोलैलिटी को, क्या ना 1000 इंटू W1 इंटू W2 इंटू मोलर मास, इसको बोलते हैं M होता है मोलर मास। इसको हम क्वेश्चन बंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये W1 क्या है, W2 क्या है, M क्या है, KB ये तो मैंने बता दिया। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और KB के बारे में मैंने अभी यहाँ आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि W1 क्या है। W1 होते हैं बेटा, जैसे ये हमने बीकर लिया ना, इस बीकर के अंदर जो हमने पार्टिकल्स घेरे हैं, कौन से, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसको बोलते हैं हम W1। जिस कोई चीज़ है, जैसे हमने ये तो हो गया हमारा W1, ठीक है, जो हमने पार्टिकल्स जिसके अंदर घेरे, मतलब जो घेरे, और जिसके अंदर घेरे इसको बोलते हैं हम W2। ये होते हैं हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। क्या होते हैं ये, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। ये अब M क्या है, ये होता है मोलर मास। ये होता है जो हमने जो भी पार्टिकल्स, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो घेरे, उसका मोलिकुलर मास कितना है, मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट भी कह देते हैं। तो ये होता है मोलिकुलर मास जो पार्टिकल्स हमने नॉन वोलेटाइल घेरे। बेटा इस पर सवाल आते हैं, ये न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, बड़े इजी तरीके से हो जाता है। अच्छा, ये जो KB होता है, ये हर एक बेंजीन के सॉल्यूशन के लिए, वाटर के लिए ये अलग अलग होता है। ये बात ध्यान रखना, वो देता है कि जैसे
उसने बोल दिया के बी फॉर वाटर H2O के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.52 केल्विन पर मोल। ये बात ध्यान रखना, किलो केल्विन पर मोल भी दे देता है, ठीक है, किलो केल्विन पर मोल, इस तरीके से हम देख सकते हैं, मतलब के बी की वो आपको वो वैल्यू देगा। अच्छा जी, अब हम जैसे इसमें बात कर लेते हैं, एक तो इसमें बेटा हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक तो डेल्टा टी बी क्या है उसके बारे में लिखो, टी बी के बारे में लिखो, और टी नॉट बी के बारे में लिखो। ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या क्या हमें चीज़ें दी हुई हैं। W1 पता लग गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं। W2 सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं। M क्या होता है मेरा, मोलिकुलर मास। Kb क्या है मेरा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। डेल्टा V क्या है, ये डेल्टा Tb, डेल्टा Tb होता है जो उसका अंतर आया है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर मैं टीबी की बात करूं तो टीबी होता है मेरा वेपर प्रेशर, ओ सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और जो टी नॉट बी होता है वो होता है मेरा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बार बार मुंह से निकल रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर से ही संबंधित सारी चीज़ें हैं। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन, ठीक है। इन के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसको हम कोर्स में बंद कर देते हैं, बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं ये हमारी। अब हम इसके लिए न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो अगर मैं क्वेश्चन उठाऊँ एनसीईआरटी का, वो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, कह रहा है ए सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है कंटेनिंग 2.44 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी ऑफ सॉल्यूट, dissolved in 75 gram of water, boiled at 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो हमें गिवन दे रखा है उसने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड Kb की वैल्यू दे रखी है 0.52 मोल इनवर्स Kg। ये आपको उसने दे रखा है सब कुछ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, कह रहा है एक सॉल्यूशन है, तो हमें एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। समझाने की कोशिश कर रहे हैं मैं अभी आपको। तो यहाँ जैसे हमने एक सॉल्यूशन बनाया ये, तो वो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम सॉल्यूट, मतलब हमने ये जो सॉल्यूट की मात्रा गिरी है ये गिरी 2.44 ग्राम, ठीक है, सॉल्यूट। और जो सॉल्यूट गिरा है इसने डिजॉल्व इन कितने, 75 ग्राम, कितना, ये जो दे दिया, ये दे दिया 70 ग्राम, क्या दे दिया, ये हमें डिजॉल्व दे दिया, ठीक है, 75 ग्राम, बॉइल्ड एट 100, मतलब जब हमने ये सॉल्यूशन तैयार करा, ये जो हमने हीट करा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दिया उसने वो कितना दिया, 100.4। इसका मतलब ये हमें टीबी की वैल्यू दे दी इसने, टीबी कितना हो गया 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मोलर मास, मोलर मास किसका निकालेंगे हम, जब मोलर मास निकालेंगे वो हम इस चीज़ का निकालेंगे जो हमने घेरा है, इसका मोलर मास m निकालना है। कब, जब बॉइलिंग पॉइंट इतना और Kb की वैल्यू इतनी है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास है डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू 1000 इंटू W1 M1, मतलब M
और इंटू W2। अब देखो ये जो वेट, ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये तो हो गया हमारा W1, ये हो गया हमारा W2। Kb की वैल्यू ये रही। तो अगर मैं यहाँ से Kb की वैल्यू रखूँ 0.52 इंटू 1000 इंटू W1 कितना है 2.44, ठीक है 2.44। एम में मुझे निकालना है, W2 कितना दे दिया मेरा 75 ग्राम। यही तो चीज़ वैल्यू सारी हमें दी हुई है। लेकिन जब तक मुझे डेल्टा टी बी नहीं मालूम होगा, जब तक मैं एम नहीं निकाल सकता। तो डेल्टा टी बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, ये मैंने आपको बता रखा है। तो डेल्टा टी बी ये कितना 100, ये कितना 100.4, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.4। तो मैं यहाँ रखता हूँ 0.4, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एम यहाँ जाएगा 0.4 यहाँ जाएगा। तो जब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो एम की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी हमारी 4.2.3। ये इतना मोलर मास आएगा हमारा, मतलब इतना मोलर मास हमारा इसका निकलेगा 4.23 ग्राम। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल लेते हैं हम इसी प्रकार का, इसको हटा देते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा आपको। ये वायर एक क्वेश्चन बता दें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पेज सही से नहीं लगे हुए हैं, तो देखते हैं एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन उठाते हैं, हम भी देखते हैं। कहता है एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg is 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कह रहा हाउ मच सुक्रोज, कह रहा है हाउ मच सुक्रोज is to be added at 500 gram of water, कह रहा है such that it boils at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कब? जब Kb की वैल्यू कितनी है 0.52 किलो कैल्विन किलोग्राम पर मोल, कैल्विन किलोग्राम पर मोल। तो अब इसमें जो वो पूछा कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि सच डेट व्हाट हाउ मच सुक्रोज, कह रहा हाउ मच सुक्रोज, कि कितना सुक्रोज हमने इसके अंदर गिरा है। तो सॉल्यूशन कराने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 mmHg। तो अगर मैं देखूं, अगर मेरे पास फॉर्मूला होता है कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, एम होता है मेरी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हम खोलते हैं, तो डेल्टा टी बी बराबर के बी, इसका फॉर्मूला खोलते हैं हम कितना, एम का अगर खोलते हैं तो मास अपन मोलिकुलर वाट, जो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला 100 इंटू W1 अपॉन W2 इंटू एम। तो बेटा ये हमें W1 निकालना है। देखिए हाउ मच सुक्रोज इज एडिड, इज टू बी एडिड इतने ग्राम ऑफ वाटर, मतलब जो ये वाटर है ये 500 ग्राम है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 99.63। तो जो हमने इसके अंदर गेरा वो W1 निकालना है हमें। हाउ मच सुक्रोज बी एडिड इतने ग्राम, कितने ग्राम हमने गेरा, मतलब W1 हमें निकालना है। तो W1 हमें निकालना है, W2 ये रहा, Kb की वैल्यू ये रही। अब हमें Tb निकालना पड़ेगा। तो Tb निकालने के लिए हमें जो निकालना है
किस तरीके से हम टी बी निकाल सकते हैं? टी बी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है टी बी माइनस टी नॉट बी। इसका मतलब ये तो कम दे रखा है, ये तो कम दे रखा, और कम किसका होता है बॉइलिंग पॉइंट? प्योर का, मतलब जो मिक्सचर का होता है हमारा। इसका मतलब ये वाला कितना होगा? ये 100 होगा, ये वाला माइनस कितना होगा? 99.63। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 0.7। कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट जो दे रखा है इसका मतलब जब हमने मिक्स करा तो मिक्स करने के बाद ये तो कम आ गया, इसका मतलब प्योर का डेल्टा टी, मतलब प्योर का जो बॉइलिंग पॉइंट है तो कम हो गया जब हमने इसमें मिक्स कर दिया कोई चीज़, तो ये डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू हम रखते हैं 0.7, यहाँ रखते हैं। के बी की वैल्यू 0.52, 1000 इंटू W1 मुझे निकालना है, W2 कितना है मेरा? 500 kg, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये है 500, ठीक है। मोलिकुलर मास ये कितने, देखो सुक्रोज का। अब पहली बात तो सुक्रोज का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और सुक्रोज का जो मोलिकुलर वेट होता है बेटा, मोलिकुलर वेट सुक्रोज का वो होता है 342। तो यहाँ रख दिया हमने 342। तो यहाँ से W1 निकालना है। अगर यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो W1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 211.6 ग्राम। ये हो गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये W1 है। W1 मतलब जो हमने सोल्यूट की जो मात्रा घेरी है वो घेरी है 1.1.6 ग्राम। कब? जब उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इतना था, सॉल्यूशन का है ये, तो प्योर का तो 100 हो गया, सॉल्यूशन का इतना हो गया। मोलिकुलर वेट हमें निकालना है, 500 kg सॉल्वेंट के अंदर हमने घेरा है, के बी की वैल्यू इतनी दे रखी है। यहाँ से हम डेल्टा टी बी निकाल लेंगे, डेल्टा टी बी की वैल्यू यहाँ से रख कर यहाँ से जब हम W1 सोल्व करेंगे तो W1 की वैल्यू जो आएगी हमारी 1.16 ग्राम आएगी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, जो बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है बेंजीन का, मान के चलो देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मतलब एक ये बेंजीन दे दी इन्होंने इस तरीके से हमें, ठीक है। ये बेंजीन दे दिया, यहाँ लिख देते हैं बेंजीन। तो इस बेंजीन का जो इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है बेंजीन का, वो कितना दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टी नॉट बी कितना दे दिया? ये 3.23 केल्विन, ठीक है। ये हमें दे दिया। आगे क्या कह रहा है? व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम 19 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमें 19 ग्राम, ठीक है, डिजोल्व करा हुआ है इसके अंदर नॉन वोलेटाइल। और ये जो हमें इसके अंदर नॉन वोलेटाइल, जो भी नॉन वोलेटाइल इन्होंने सोल्यूट घेरा है वो कितना घेरा है? 1.8 ग्राम 1.80 ग्राम, ठीक है। आगे कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 3 पॉइंट, मतलब इन्होंने क्या काम किया? ये बोल रहे हैं कि हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया जब हमने नॉन वोलेटाइल बढ़ाया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल जब हमने इस बेंजीन में घेरे, जो ये प्योर था ये घटकर बढ़कर कितना हो गया? ये हो गया 354.11 केल्विन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया किसका? सॉल्यूशन का। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्योर बेंजीन है, प्योर बेंजीन का जो उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट दिया वो ये है, लेकिन जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल गिरे तो इसका सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया और वेपर प्रेशर कम हो गया। ये बात ध्यान रखना, वेपर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है ये हमें दे रखी है
टीबी की। अब पूछ क्या रहा है ये, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मतलब सोल्यूट का, ये जो सोलवेंट का सोल्यूट का मोलिकुलर वेट पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझो, कब, जब Kb की वैल्यू दे रखी है उसने 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आसान सवाल है, आसान तरीके से हो जाना भी चाहिए। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं यहाँ, तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी, और डेल्टा टी बी निकालने का फॉर्मूला टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के बी इंटू, अब इसको हम खोल लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इन, मतलब मास इन केजी, मास इन केजी में लेते हैं ना, यहाँ लिख लेता हूँ मैं मास इन केजी। अब ये डेल्टा टी बी कितना है 35411 माइनस टी नॉट बी कितना है 353.23 इक्वल टू कितना के बी की वैल्यू हमें इसमें दे रखी है 2.53 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है मास अपॉन मोलिकुलर वेट, यही होता है। और इंटू यहाँ कितना है मास इन केजी, तो मास इन केजी में लेना, ये कितना है 90 ग्राम। 90 ग्राम को अगर हम केजी में बदलेंगे तो हम यहाँ से क्या कर देंगे 1000 से इसको हम 1000 से हम क्या कर देंगे इसको। तो देखिए, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0.88, ये कितना है 2.53 इंटू मास तो हमने लिया, कितना लिया है 1.80। मोलिकुलर वेट हमें निकालना है, इतना कितना है 90/1000। तो यहाँ से हमें मोलिकुलर वेट जब मैं निकालूंगा, मोलिकुलर वेट तो उधर पहुँच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2.53 इंटू 1.80 इंटू 90/1000, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 0.88। और जब मैं यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करूँगा, तो मेरा यहाँ से जो मोलिकुलर वेट निकल के आएगा वो आएगा 57.5 ग्राम पर मोल। यहाँ से ही क्वेश्चन निकल के आया मेरा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। ओके, थैंक यू।